जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैं स्कूल जाते वक्त उनकी टोकरी से बेर के अचार खरीदता था। पापा कहते हैं कि जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब भी वो वही नुक्कड़ वाली गली पर बैठी बेर के अचार बेचा करती थी। बहुत चटपटा हुआ करते थे उनके बेर। हमेशा मेरा मन वही बेर के अचार खाने को करता है, पर अब मैं उस नुक्कड़ वाली गली पर नहीं जाता, क्योंकि पिछले महीने वो बूढ़ी काकी नुक्कड़ पर बैठे बैठे मर गई थी। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे घूर रही हो, कह रही हो कि 5 रुपए के बेर ले जाओ, पैसे नहीं है तो कल दे देना। अब मैं उस नुक्कड़ वाली गली पर नहीं जाता। मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे आज भी वो बूढ़ी काकी वही बैठी हुई दिखाई देती है। 5 रुपए के बेर ले लो, पैसे बाद में देना। जमुना नदी के तट पर बसा हुआ रूपापुर गांव, यहाँ आज भी शव को नदी में ही प्रवाहित करने का चलन है। एक और आ रही है, जल्दी इसको जमा कर, उजाला होने से पहले सबको लेकर निकलना है। सबको उधेड़ने का काम ही बाकी है, इसके बाद इन सबको अपने ठिकाने तक भी पहुंचाना है। उफ, यह लाश तो हद से ज्यादा सड़ चुकी है और दुर्गंध से दिमाग की नसें फट रही है। इससे बेहतर और कोई काम हमें आता हो तो बता, वो कर लेंगे। इस सुनसान इलाके में हमारे काम को पूरा करने में इस पुराने अस्पताल का बहुत योगदान है, जो आजकल भूता अस्पताल के नाम से जाना जाता है। तभी तो यहाँ कोई आता जाता नहीं। बस रात को इनका पोस्टमार्टम कर इनके कंकाल निकालकर मेडिकल कॉलेज में सप्लाई कर देंगे, फिर अगले कुछ दिनों तक पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी। और मैं मुकेश को बोलता हूँ कि अपने काम को पूरा करते ही सीधे यहाँ चला आए। एक वही तो है जो हमारी हवस का ख्याल रखता है। यार, ये साला मुकेश कहाँ मर गया? फोन पे कह रहा था आज जोरदार माल हाथ लगा है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ यार, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कब्र बिज्जू के द्वारा खोदी गई कब्र की वजह से आज कुछ कम मेहनत करनी पड़ी। ताजी कब्र थी, वो भी खुदी हुई। कब्र बिज्जू भालू जैसा दिखने वाला एक खतरनाक जानवर जो कब्र खोदकर मुर्दे को खा जाता है। इसका हाथ कब्र से बाहर था और लड़कियों के हाथों को तो मैं बंद आंख से भी पहचान लेता हूँ। बस इसको निकाला और चला आया। ऐसी लड़की तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। मरने के बाद भी ये किसी अप्सरा की मानिंद लग रही है। मुझसे तो अब रहा नहीं जाता। उफ, तो ये घिनौना काम करते थे ये लोग यहाँ। एक लड़की की ताजी लाश तलाश कर लाता और उससे सब अपनी हौस मिटाते थे। बाकी नदी की मिली हुई लाशों के कंकाल का सौदा करते थे। इसके तो हाथ पैर टूटे हुए हैं और जीभ भी कटी हुई है। शायद इसकी हत्या हुई होगी। हे चल हट, हमें क्या मतलब, पहले हम अपनी प्यास बुझाएंगे, तेरा नंबर बाद में आएगा। तभी दूसरे कमरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। किसकी मौत आ गई इस वक्त? कौन है बे? मैं जाकर देखता हूँ। नागेश लाश की खूबसूरती में खोया था। तभी अचानक खिड़की से सटे हुए मुकेश का हाथ एक भयानक साया पकड़ लेता है। मुकेश की खिड़की बन जाती है। खिड़की में कोई जली हुई लाश है जिसने मेरा हाथ पकड़ा। अभी वहां कोई नहीं है। लगता है तुमने दारू को ज्यादा पी ली है। अब मुझे तंग मत करना,
इसकी सुंदरता को पूरी तरह से निहारने दे मुझे। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। इधर वीरेन के साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा था। मैं इतनी देर से चल रहा हूं लेकिन बगल वाले कमरे में अभी तक नहीं पहुंच पाया। हो क्या रहा है ये? हे भगवान, कटे फटे मुर्दे, मैं कुछ सपना तो नहीं देखा। माँ सही कहती है, नशा करना गलत बात है। ये सपना है, ये सपना है, सपना है। वीरेन की आत्मा तक कांप उठी उस भयानक दृश्य को देखकर। सपना तो जागती आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है। वहाँ है तेरी सबसे बड़ी हकीकत। ये दोनों लाश की खूबसूरती में ही गुम थे। मती मारी गई थी जो ये ना देख पा रहे थे कि लाश के आने के बाद कितना कुछ भयानक घटित हो रहा है। कि गले में कोई ताबीज जैसी चीज चमड़े से सिली हुई है। इसका पोस्टमार्टम बाद में कर लेना। हमें जो करना है उसे करते हैं और निकलते हैं। मुझे आज कुछ याद ठीक नहीं लग रहा। सारा मजा खराब कर दिया। मौत के बाद बहुत मजे आते हैं नरक में। भूत है? बचाओ! मैं तो पहले ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। भाग मुकेश, वरना भूत हमारे साथ सबूत मंगाएंगे। दोनों ने वहां से भागने में ही बेहतरी समझी। तभी भागते हुए मुकेश के मुंह पे कोई खून से सना लोथड़ा टकराया। ये तो वीरेन का कटा हुआ सर है। नहीं, किसका? धड़ का है? वीरेन का धड़ अपने आप चल रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? घिनौने काम का अंजाम भी घिनौना ही होता है। भाग मुकेश, वरना ये अंजाम हमारा होगा। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे ले चल राकेश, मार डालेंगे मुझे, वोट डालेंगे। बेतहाशा उस कमरे में घुसे नागेश ने देखा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो मुकेश को। बोरे में रखी सड़ी गली लाशों से इतना खून कैसे निकल रहा है? ये नहीं हो सकता। ये लाश यहाँ तक कमरे में कैसे आ गई? इसे तो हम ऊपर छोड़कर आए थे। हाथ ठेले पर बोरे में बड़ी सड़ी गली लाशों के ऊपर आराम से सोकर हमारी मौत का तमाशा देख रही है। ये मनहूस लाश। जब से ये लाश इस हॉस्पिटल में आई है तब से ये सब भयानक घटनाएं घटित हो रही है। हो ना हो ये सब यही कर रही है। मुझे बचा ला नागेश की चीखने की आवाज से मुकेश को पता लग गया था कि उसका कितना भयंकर अंत हुआ होगा। उसको अब अपनी जान की फिक्र थी। इस अजीब से ताबीज को टटोलता हूँ, शायद कुछ समझ आ जाए कि एक खूबसूरत बला आखिर है क्या। ताबीज की परतों को खुलते ही वातावरण में भयानक तरह के खूंखार बादल छा गए। बहुत ही भयावह दृश्य था। वहां की एक अघोरी उसको पीठ पर लादे वहां आ रहा था। वो घुटी हुई आवाज में चीख रही थी, ये कुंवारी कन्या, शैतान राज आपके नाम। मैं वापस आऊंगी। तुमने जो तंत्र किया मुझ मजलूम पे अपने घिनौने मकसद की पूर्ति के लिए की है, उसकी वजह से कुछ काली शक्तियों का अंश मेरी लाश में भी बाकी रहेगा। मैं वापस आऊंगी। दरवाजे को टोकने की आवाज से नागेश का ध्यान भटकता है और वातावरण फिर से बदलकर पहले जैसा हो जाता है। तो ये वजह है जिसके कारण ये लाश किसी को भी नहीं बख्श रही है। काम तो हमने घिनौना किया है, इसके साथ इसको नष्ट कर देने का यही बेहतरी है। इसको आग लगा देता हूँ, फिर इसका किस्सा ही खत्म। दरवाजे के बाहर मुकेश के रोने और हंसने की आवाज और दरवाजे के नीचे से खून से सनी हुई आंखों का लुढ़कते हुए अंदर आना नागेश की रूह के जर्रे जर्रे को कपा देने के लिए काफी था। ये अब भयानक आत्माएं मुझे मार डालेंगी। अब जब मौत सर पे नाच ही रही हो तो किसी को फोन लगाने से क्या फायदा? मैं नहीं मरूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। पापा, पुराना अस्पताल, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। मैं कभी ये गलत काम नहीं करूंगा। मुझे बताओ मैं किस तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ? बस मेरी जान बख्श दो। नागेश की इतना कहते ही
उसके शरीर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। उसके पेट और पीठ की चमड़ी तारे के आकार में झुलसने लगी। नागेश अब बुरी तरह तड़प रहा था। नागेश के हाथ पैर उसी लाश की तरह टूटने लगे थे। जीभ बैठने लगी थी। दर्द से तड़पते हुए नागेश का जिस्म गिरे हुए औजारों की तरफ घसीटता जा रहा था। जंग लगी खुरपी को उसने अपने गले के आर पार कर लिया। युवती की लाश पूरी तरह से सही हो चुकी थी। तूफान भी थम चुका था। माहौल में अजीब सी मनहूसियत छाई रही। आजाद हो ही गई। कुछ महीनों बाद जल्दी जल्दी लाशों को डाल। मैंने इस जगह के बारे में सही बात नहीं सुनी है। अंगों की तस्करी करने वाले लोग इस काम के लिए बढ़िया पैसे देते हैं। अफवाहों की तरफ ध्यान मत दे। पायल की छनक सुनाई दे रही है। मुझे डर सा लग रहा है। डर मत, तुझे वहम हो रहा है। शराब आम जनमानस के लिए सबसे सस्ता व जगह प्राप्त करने वाला एक ऐसा नशा जिसके कारण अब तक न जाने कितने घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ईश्वर, अल्लाह, यीशु व वाहिगुरु जिन्हें भी हम सब मानते हैं, पूजते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मेरी हाथ जोड़कर सभी दिव्य अलौकिक व पुण्य शक्तियों से यही प्रार्थना है कि यह आपको इससे और इस प्रकार के तमाम नशे से बचा रखे, वरना एक दिन सबके साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। शालिनी, ओ शालिनी, अरे कहाँ मर गई कमबख्त? जी यहाँ हूं मैं। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। शराब चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। मैं की बच्ची, वो नरेंद्र भैया के यहाँ से जो आज तनख्वाह मिली थी, कहाँ है वो? तनख्वाह? मेरी पत्नी शालिनी डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। उसे पता था कि शराब न मिलने पर मैं पागल सा होने लगता हूँ। जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है। वो क्या वो लगा रखा है तूने? ला इधर ला पैसे, मेरे दारू पीने का समय हो गया है। वो हिम्मत जुटा रही थी कुछ कहने के लिए। नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये मम्मी की फीस के पैसे हैं। पहली बार उसने मेरे गुस्से की परवाह न की थी। वो इसका अंजाम जानती थी। जितना समय बीतता जा रहा था उतनी तलब बढ़ती जा रही थी और बढ़ता जा रहा था मेरा गुस्सा और पागलपन भी। फीस के लिए है? अगले महीने फीस दे देगी तो तेरी राजकुमारी को स्कूल वाले स्कूल से निकाल देंगे। 3 महीने से फीस नहीं दी है, कम से कम बच्ची का हाथ छोड़ दो। उसकी हिम्मत बढ़ रही थी। पागल हो गई है क्या तू अपने पति परमेश्वर को पैसे के लिए मना कर रही है? रुक आज, रुक तू जरा साली, आज तेरी काटा ही काटता हूं। उसे सबक सिखाना जरूरी था। गुस्से ने मुझे बेकाबू कर दिया। शराब चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। या तो तू पैसे देगी या फिर लाश से वसूल करूंगा मैं। बोल, पैसे देती है या टुकड़े टुकड़े कर दूं? पागल मत बनिए। मम्मी के भविष्य को इस तरह नशे के लत के कारण तबाह मत कीजिए। रोज रोज की चिक चिक पौ नहीं से लाख गुना अच्छा है तेरा ये अंतिम चीख। आज के बाद कोई नहीं रोकेगा मुझे दारू पीने से। मार डाला था मैंने उसे। मरते हुए चीखी नहीं थी वो, बिल्कुल भी नहीं। शायद अंदर से पहले ही मर चुकी थी। केवल मुझे देखती रही एकटक। मेरी बेटी अब घर पर ही रहती थी। स्कूल से निकाल दिया गया था उसे। मुन्ने, आज मम्मी को घर छोड़कर गए पूरे 10 दिन हो गए बेटा, पर आपने एक दिन भी नहीं पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ गई। क्यों बेटा, क्या आपको मम्मी की याद नहीं आती? मुन्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी कुछ दिनों से। पापा? क्या? पूछना तो चाहती थी पापा, पर डर की वजह से नहीं पूछा। डर की वजह से? किस बात का डर लगता है बेटा, बताओ। मम्मी कहीं नहीं गई है पापा, वो हर वक्त आपके पीछे ही खड़ी रहती है। उन्हें देखते ही डर लगता है, वो पहले जैसे नहीं रही।
मेरे पीछे। वो सचमुच मेरे पीछे खड़ी थी। मासूम सीधी साधी डरपोक कायर शालिनी का आज हालांकि भयानक विवत्स रूप नजर आ रहा था। सीधे सीधे मर जाने से कई गुना ज्यादा डरावना होता है इंसान के दिमाग में ये बैठ जाना कि अब वह मरने वाला है और मारने वाला कोई भूत प्रेत या चुड़ैल है। कि जब ये पता हो तो मौत कितनी भयानक होगी ये सोच ही काफी है छक्के छुड़ाने के लिए। अब आप स्वयं ही अंदाज लगा लीजिए कि क्या होने वाला है मेरे साथ, और जो भी होगा वह नशे अर्थात शराब की वजह से। इसलिए मेरी सलाह है आप सबसे, न नशा कीजिए और न ही किसी को करने दीजिए। मैं भैरवगढ़ में काली घाटी की उस डरावनी गुफा में हूँ जहाँ कभी अमावस दंत साधना करता था। अप्सराओं जैसी सुंदर बाला खूबसूरत और तांत्रिक साधवी जिसकी उम्र 200 साल बताई जाती है मुझे 30-32 के अधिक की नहीं लग रही। तो भी अजीब होता है, अच्छे इंसानों की मति भ्रष्ट कर देता है। कहने को तो वसुराज कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालकिन है, लेकिन आज तंत्र मंत्र काला जादू पर विश्वास करके यहाँ आई। कहो क्या चाहती हो, क्यों आई हो? जिसे मैं दिलो जान से चाहती थी। पिछले दिनों उनकी एक दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही तबाह हो गई। रुपया पैसे बैंक बैलेंस सब बेकार। मेरा दुख जिसे समझते हुए मेरी नौकरानी ने काली घाटी के अंदर गुफा में रहने वाली इस तांत्रिक साधु के बारे में बताया था। मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, कितने शेरोन। क्या वाकई नहीं है मेरी बात मेरे स्मिथ से करवा सकती है? स्मिथ, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? नीलिमा तुमसे बात करना चाहती है। स्मिथ, जवाब दो स्मिथ। अपने यहाँ होने का सबूत दो, कोई इशारा दो, कोई एक संकेत। क्या ये फोन कर रही है? ओह, यह क्या? उसने फिर संकेत दिया था। स्मिथ की आत्मा एक दूसरी दुनिया में विचर रही है। उसे यहाँ बुलाने के लिए कठोर साधना करनी होगी, कुछ तांत्रिक क्रियाएं पूरी करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? जाने क्यों मुझे उस पर पूरा यकीन था, जैसे उनको एहसास हुआ कि वो संकेत स्मिथ नहीं दिया था। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। से मुस्कुराई। विजन कर रहे थे भयानक कब्रिस्तान, चारों ओर पशुओं के कंकाल। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आगे की मुझे। रात के 3 बजे भयानक वातावरण में मैं अकेली उनका प्याला लेकर घूम की कब्र के पास आ गई थी मैं, जिस पर खून चढ़ाना था मुझे। क्यों खून क्यों चढ़ाना था उसकी कब्र पर? खून की प्यास थी। अचानक चारों तरफ से मुर्दे जागने लगे। मुर्दे कब्र पर फैले खून को चाटने लगे, मानो बरसों से प्यासे हो। अरे ये मुझ पर झपट रहे हैं। आज की रोशनी पड़ते ही तरफ उठे हैं सब। नीलिमा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बाल बिखरे हुए हैं, माथे पे सिंदूर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टॉर्च की रोशनी पड़ते ही मुर्दे गायब हो गए। ये मेरा भ्रम था। क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्यालों में कोई रह जाती मैं अगर सौरभ की आवाज में मेरा ध्यान न खींचा होता। नीलिमा, कहाँ खोई हुई हो? क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ पर? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं 3 दिन से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना तुम्हारा फोन लगता है ना तुम घर पर मिलती हो। मुझे राजेश ने बताया कि उसने तुम्हें इस तरफ देखा है। मैं तो तुम्हारी खोज में निकल आया।
कब्रिस्तान के बाहर तुम्हारी कार खड़ी देखी तो अंदर आ गया। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे पागलों की तरह? नीलिमा, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। स्मिथ की मौत के बाद से तुम पूरी तरह टूट गई हो। स्टेशन में तुम न जाने क्या कर बैठो, और वो तुम्हारी नौकरानी पता नहीं क्या क्या फालतू की सलाह देती रहती है तुम्हें। ओह माय गॉड, तुम कहीं तांत्रिक वाली बातों में तो नहीं फंस गई? ये कब्रिस्तान, माथे पर सिंदूर, बोलो नीलिमा बोलो। हाँ, मैं एक तांत्रिक से मिली थी और मुझे स्मिथ के आसपास होने का एहसास भी हुआ था। तंत्र मंत्र जादू टोना सब बकवास है। वजह से कोई भूत सवार हो गया हो। वो बुरी तरह तड़प रही थी, अपने बालों को पागलों की तरह लहरा रही थी। आओ आओ स्मिथ आओ, तुम्हें आ जाना ही होगा। खून खून चाहिए मुझे, तुम्हारा खून, गरम गरम धड़कता खून। साध्वी की आंखें सुर्ख थी, वो मुझे ऐसे लज्जाई आंखों से घूर रही थी मानो मुझे खा जाएगी। उसके नाखून मेरे शरीर पर नस्तर की तरह रेंग रहे थे। धुंध में वो कब्रिस्तान वाले मुर्दे नजर आने लगे थे। उसकी लज्जाई आंखें मुझे घूर रही थी। मेरी कमर पर ताजी की उंगलियां गर्म खंजर की तरह बेबस हो रही थी। पूरे शरीर में हिजन से दौड़ रही थी। पेट थर-थर कांपने लगा। स्मिथ की आत्मा बहुत करीब है नीलिमा, रक्त चाहिए, क्या तुम तैयार हो? मेरे शब्द खुद ही निकले थे कांपते होठों से। हाँ, हाँ। कंपन से अंदर की ओर धसी हुई नाभि में साध्वी की उंगली खंजर की तरह बेबस हो गई थी। खून की धारा बहने लगी। साध्वी मेरे पेट से बहते लहू को चाट रही थी। चारों ओर से मुर्दे मुझ पर लिपट गए थे। रक्त की प्यासी आत्माएं साध्वी के कमर, पेट, कंधे का भी खून चूस रही थी। स्मिथ की आत्मा को महसूस कर रही हूँ मैं। सौरभ उस वक्त किसी गहरी चिंता घर के बरामदे में बैठा हुआ था। नीलिमा, तुम रात के 3 बजे कहाँ कब्रिस्तान से आ रही हो? हमारे पूरे जिस्म में खरोच के दांत के काटने के निशान है। क्या हुआ तुम्हें? सौरभ, 4 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? स्मिथ के साथ क्या हुआ था? सौरभ के होश फाख्ता हो गए। 4 अक्टूबर को मैं बिलासपुर में नहीं था, मुझे ये पता है। फिर तुम क्यों पूछ रही हो? 4 अक्टूबर की रात तुम यहीं थे स्मिथ के साथ। सौरभ ने विरोध किया, लेकिन वो नजरें चुरा रहा था। वो सब पकाया हुआ सा था। क्या पागलपन है ये? किसने कही तुमसे बेकार बकवास? स्मिथ ने मुझे बताया। नीलिमा, फॉर गॉड से खुद को टॉर्चर करना बंद करो। स्मिथ मर चुका है। अवसाद फ्रस्ट्रेशन में तुम न जाने क्या क्या सोच रही हो। तुम कॉलेज के समय से ही मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। स्मिथ के साथ मेरी शादी हो जाने के बाद भी तुम मुझे चाहते रहे, मुझसे मिलते रहे। स्मिथ को मेरे साथ देखना तुम्हारे लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। आखिरकार 4 अक्टूबर तुमने स्मिथ को जमकर शराब पिलाई और फिर उसे बालकनी से धक्का दे दिया। उस दिन तुमने व्हाइट शर्ट पहनी थी, उसे तुमने पास के जंगल में जाकर जला दिया, जिस पर स्मिथ ने शराब पीकर तुम पर थूका था। मार डाला मेरे प्यार को तुमने। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लूट ली। अपना पागलपन बंद करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। स्मिथ मर चुका है, वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मर चुका है वो घटिया इंसान। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हें तुम्हारी सारी असलियत नीलिमा को बता चुका हूं मैं सौरभ। स्मिथ, तुम जिंदा हो। तुमने अपने हाथों से मारा है मुझे, मैं कैसे जिंदा हो सकता हूँ? मार डाला तुमने नीलिमा के प्यार को। बकवास बंद करो स्मिथ। हाँ, मैंने मार डाला तुम्हें क्योंकि मैं नीलिमा का प्यार था। बहुत दर्दनाक मौत मिली सौरभ को, शायद उसके कर्मों की यही सजा थी। सौरभ को मैंने मार डाला। सौरभ को तुमने नहीं, उसके कमीने पर ने मार डाला स्मिथ। वो अभी भी मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। तुम बहुत भोली हो नीलिमा। एक अजीब सी मक्कारी नजर आने लगी थी स्मिथ के चेहरे पर।
क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? सौरभ सच कह रहा था नीलिमा, कितना तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे उतनी नफरत करता हूँ। ये सच नहीं हो सकता था। क्या कर रहा था? मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता था। न जाने कितनी बार तुम्हें मार डालने की कोशिश की, पर तुम्हारी किस्मत हर बार तुम्हें बचाती है। पर मैंने इस बार पुख्ता प्लानिंग की, दुबई में तुम्हारे मर्डर की सुपारी दी थी मैंने। इस बार तुम्हारी मौत पक्की, पर तुम्हारे आशिक ने सारा खेल खराब कर दिया। न जाने कहां से उसे भनक लग गई और आगे मुझे बेनकाब करने की हल्की देने लगा। हमारी झड़प हुई और गलती से मार डाला उसने मुझे। तुम्हारी निश्चित मौत टाल दी थी उसने। अब तुमने दूसरी दुनिया में जगह मेरी आत्मा को तन मन से वापस बुला दिया। इसका चेहरा पहली बार देखा था। तुम्हारी दौलत का मेरे किसी काम के लिए, पर तुम्हारी पत्नी मार कर मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा और तुम्हें बचाने वाला भी अब जिंदा नहीं बचा। तुम नीलिमा को नहीं मार सकते। सामने सौरभ की आत्मा, जब तक तेरे अस्तित्व का एक भी कतरा बचा है, तुम नीलिमा को नहीं मार सकते। सौरभ, मैं तुझे वापस अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। इसमें दो आत्माएं लड़ रही, एक मुझे मारना चाहती थी, एक मुझे बचाना। तो जाने क्या अंजाम होना था। दोनों आत्माएं अपनी दुनिया में लौट सकती थी। क्या कर डाला था मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुख भी अजीब होता है, अच्छे खासे इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है। कहा मैं अपने प्यार को हासिल करने गई थी और हाँ, सच्चा प्यार करने वाले को भी खो दिया। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। चुपचाप शुरू कीजिए सर। धमकी मैं किसी की नहीं सुनती, अपने बाप की भी नहीं। 8 घंटे पहले रफ्तार जुनून है मेरा। अपने मन की करने में जो आनंद है वो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा थोड़ा भी आज मेरे मन की तरह रफ्तार पकड़े हुए है। माँ किसी स्त्री ब्रेकर से थमने वाला नहीं है। स्पीड ब्रेकर और सिवाय भी जरूरी है, वरना जिंदगी बेलगाम होकर हमसे दूर, बहुत दूर जा सकती है। शायद थोड़ी सी जिंदगी और बची हुई है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये जंगल में बना मेरा फार्म हाउस है। तुम पूरी तरह सेफ हो। तुम पेड़ों से टकराती हुई, झूलती हुई लताओं पर बेहोश लटकी थी। तुम्हें पीकू यहाँ लेकर आया और डॉक्टर ने तुम्हारी नर्सिंग की। पीकू मेरा बॉडीगार्ड, मेरा रसोइया, मेरा खास आदमी। नाम पर मत जाना, हाँ आदमी खतरनाक है। सर, आपके लंच का समय हो गया। आओ लंच कर लो। 1 मिनट, मैं आपको पहचानती हूँ। आप बसंत है, बसंत साजिद, जिनकी 5 ग्राफिक नॉवेल रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी। द ग्रेट राइटर एंड आर्टिस्ट, द लीजेंड। 5 महीने, 5 हॉरर नॉवेल और करोड़ों का बिजनेस, पर फिर 6वां पार्ट आया ही नहीं। बसंत सहजीब की किसी को खबर नहीं मिली। 6वां पार्ट किसी और राइटर और किसी दूसरे आर्टिस्ट ने बनाया, पर वो पार्ट पूरी तरह फ्लॉप रहा। पब्लिक ने भी, पब्लिशर ने भी उस हॉरर नॉवेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या वजह है कि पहली 5 किताबें सुपरहिट होने के बाद भी आप इंडस्ट्री से गायब हो गए? मैं जाने कब से आपकी तलाश कर रही थी। ये पुरानी बातें हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं इस सीरीज की सबसे बड़ी फैन हूँ। पागलों की तरह इसके पार्ट्स का इंतजार करती रही। मेरा लेना देना है इससे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सीरीज आज ही क्यों छोड़ी। मैं अपना जवाब दे चुका हूँ। आप ऐसे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम फैंस क्या बेवकूफ हैं जो दीवानों की तरह इस फैंटेसी से जुड़ जाते हैं और आपकी जवाबदारी नहीं। सर का लंच का समय है, उन्हें परेशान करना बंद कीजिए। देखो वो अच्छा खाना बनाता है। आओ लंच कर लो, उसके बाद ये तुम्हें शहर छोड़ाएगा।
हमारी फैमिली फिक्र कर रही होगी। घर पर कोई नहीं जो मेरा इंतजार करे। मैं बस अपनी ही दुनिया में रहती हूँ। बचपन से हॉरर कॉमिक्स से मेरी दुनिया रही। इस कदर डूब जाती हूँ मैं इन कॉमिक्स में, ये सारी दुनिया असली लगने लगती है। इसलिए तो जब इतने सालों बाद आपको देखा तो मैं पुरानी दुनिया में खो गई। मुझे लगा कि आप अपनी इतनी बड़ी फैन को देखकर खुश होंगे और अपने अनुभव शेयर करेंगे, पर आप तो बिल्कुल ही, मेरी वो दुनिया खत्म हो चुकी है। आपको ग्राफिक नॉवेल कंप्लीट करनी चाहिए। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मेरी लिमिट का अंदाज है ही कहाँ आपको अपनी सीरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। देखो, बाहर चलो लड़की। आपको क्या लगता है खतरनाक चेहरे वाले अपने पालतू कुत्ते से मुझे डरा लेंगे? आपको सीरीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए सर। मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती, मुझे मजबूर मत कीजिए। बाहर चलो लड़की, मैंने कहा ना, मुझे मजबूर मत करो। ये क्या, तुमने पीकू को मार डाला? तुम क्या पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अपने बाप को भी मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी। बुढ़ा मेरी जिद पूरी करने में आनाकानी कर रहा था। मैं जिद पे आ गई तो फिर अड़ जाती हूँ, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। पेंसिल ब्रश उठाइए सर और शुरू हो जाइए। इस हॉरर सीरीज को करना ही पड़ेगा आपको। और हाँ, याद रखिएगा, इस सीरीज में जो भूतनी है उसके किरदार में मुझे बनाइएगा। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। बकवास नहीं सर, बकवास नहीं। बसंत सरजीत ने आर्टवर्क बनाना शुरू कर दिया। नाइस, महीनों तक विजन आर्टिस्ट पोस्टर बन गए। अब तो सीरीज कंप्लीट करके ही आपकी जान छूटेगी। तुम्हें पता है मैंने क्यों इसका पार्ट बनाना छोड़ दिया था? क्योंकि मेरे बनाए हुए के भूत डांस असल में ठीक होने लगे थे, जैसे कि अब हो चुके हैं। बचाइए! मैंने कहा था ना कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो।